स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति। तो वर्तमान में प्रबंध के स्वभाव या प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। उनमें पहला है प्रबंध बहुविद्या के रूप में, दूसरा है प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, तीसरा है प्रबंध पेशे के रूप में तथा चौथा है प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया। अब प्रबंध की प्रकृति में हम सबसे पहला पॉइंट प्रबंध बहुविद्या के रूप में समझेंगे। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विद्या कहा जाता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य व कानून आदि। देखिए, हम अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य व कानून आदि। इसे ही विद्या कहा जाता है। प्रत्येक विद्या का अपना उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। देखिए, प्रत्येक विषय का ज्ञान प्रदान करने और प्राप्त करने का अपना एक उद्देश्य होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन विषयों से संबंधित सिद्धांतों का विकास किया जाता है। वैसे प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है, किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में निम्न विभिन्न विद्याओं के योगदान के कारण इसे बहुविद्या के रूप में माना जाता है। देखिए, प्रबंध भी अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध विषय के भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को विकसित करने में कई अन्य विषयों का योगदान है, इसलिए प्रबंध को बहुविद्या के रूप में जाना जाता है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र। देखिए, ऐसे कई विषय हैं जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, जिनका प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित करने में योगदान रहा है। प्रबंध शास्त्र में कुछ का अधिक और कुछ का कम योगदान रहा है। देखिए, जितने भी विषय हमने पढ़े हैं, इन सब में से प्रबंध शास्त्र में कुछ का अधिक तो कुछ का कम योगदान रहा है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। देखिए, प्रबंध शास्त्र में अर्थशास्त्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया में, संसाधनों के आवंटन में, संसाधनों के समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांतों के विकास में अर्थशास्त्र का योगदान रहा है। दूसरा है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र ने संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही आदि को योगदान दिया है। देखिए, संस्थाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन रचना का होता है, क्योंकि संगठन कई प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, केंद्रीकृत संगठन या विकेंद्रीकृत संगठन। संस्थाओं को किसी एक प्रकार के संगठन की रचना करनी होती है। राजनीति शास्त्र ने इसी प्रकार के संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत तैयार करने में योगदान दिया है। तीसरा है जीव विज्ञान व मनोविज्ञान। जीव विज्ञान व मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने एवं उसे नियंत्रित करने संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। देखिए, किसी भी संस्था के प्रबंध के लिए यह जरूरी है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार को समझे और संस्था के हित में उनके व्यवहार को नियंत्रित करें। जीव विज्ञान व मनोविज्ञान विषय का योगदान व्यक्ति के व्यवहार को समझने और उसे नियंत्रित करने संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन में रहा है। चौथा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ने व्यक्ति समूह की अवधारणा एवं उनकी कार्य प्रणाली समझने में योगदान दिया है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संस्थाओं में भी उसे व्यक्तियों के समूह में रहकर कार्य करना होता है। समाजशास्त्र ने व्यक्ति समूह की अवधारणा एवं उनकी कार्य प्रणाली समझने में योगदान दिया है। पांचवा, मानव शास्त्र। मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्य व व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। देखिए, व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि वे नैतिकता के आधार पर अपना व्यवसाय करें। इसके लिए ही मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्यों व व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। दूसरे प्रबंध की प्रकृति में दूसरा पॉइंट है प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में।
कुछ लोग प्रबंध को विज्ञान, कुछ लोग कला तथा कुछ लोग दोनों मानते हैं, किंतु इसे अयथार्थ विज्ञान की संज्ञा देते हैं। विचारात्मक भिन्नता को दूर करने के लिए विज्ञान एवं कला स्वरूप जानना आवश्यक है। तत्पश्चात यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान है या कला, या फिर दोनों। देखिए, प्रबंध विज्ञान है या कला है, ये समझने के लिए हम सबसे पहले प्रबंध विज्ञान है या नहीं है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले प्रबंध विज्ञान के रूप में किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। देखिए, प्रबंध को विज्ञान के रूप में समझने से पहले हम विज्ञान का अर्थ समझेंगे। विज्ञान किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, अर्थात विज्ञान में किसी भी विषय का अध्ययन एक चरणबद्ध प्रक्रिया में किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के कारण और उसके परिणाम में संबंध स्थापित करता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ में संग्रहित तथा स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं तथा सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। देखिए, विज्ञान के सभी सिद्धांतों को प्रयोगों के आधार पर विकसित किया गया है और ये सभी सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, अर्थात विश्व के सभी देशों में, सभी क्षेत्रों में ये एक समान, एक रूप से मान्य हैं। अब विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। विज्ञान की पहली विशेषता है कि विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों का समूह प्रदान करता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान के बहुत से सिद्धांत और नियम होते हैं जो सभी जगह, सभी देशों में मान्य होते हैं। दूसरा है, विभिन्न सिद्धांत प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं, अतः ये सत्यों तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। देखिए, विज्ञान के सभी सिद्धांतों को विकसित करने से पहले काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सत्यों तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। तीसरा है, सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, विज्ञान के सिद्धांत किसी घटना के घटित होने का कारण और उसके परिणाम की जानकारी देते हैं, इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या या समस्याओं के समूहों का निवारण में उपयोग किया जाता है। देखिए, मानव जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कोई तकनीकी, किसी बीमारी संबंधी समस्या, किसी वस्तु के शोध संबंधी समस्या आदि। विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग ऐसी समस्याओं का हल निकालने में किया जाता है। पांचवा है, विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है और सभी परीक्षणों में एक एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए, विज्ञान के सिद्धांतों को विकसित करके उनका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण हो जाने के बाद कोई ना कोई परिणाम जरूर निकल कर आता है। जैसे परीक्षण सफल हुआ या असफल हुआ, यह समस्याओं को हल करने में कारगर है या नहीं है। यदि विज्ञान की उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में प्रबंध को देखा जाए तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, किंतु बहुत सी विशेषताएं नहीं हैं। देखिए, विज्ञान की समस्त विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद यदि इनकी तुलना प्रबंध से की जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान की कुछ विशेषताएं तो प्रबंध में हैं, किंतु बहुत सी विशेषताएं नहीं हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, ये कारण एवं परिणाम को दर्शाते हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु होता है। देखिए, सबसे पहले हम उन विशेषताओं को समझेंगे जो विज्ञान और प्रबंध दोनों में हैं। देखिए, जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रयोगों के आधार पर होता है, वैसे ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी प्रयोगों के आधार पर होता है। और इसी तरह विज्ञान के सिद्धांत किसी घटना के घटित होने के कारण बताते हैं और उसके परिणामों को दर्शाते हैं, वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत भी किसी घटना के कारण और परिणाम को दर्शाते हैं। जैसे विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग समस्याओं के हल करने के लिए होता है, वैसे ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग भी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है।
उदाहरण के लिए यदि संस्था में कर्मचारियों को कार्य बांटने में समस्या आ रही हो तो कार्य विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अन्य बहुत से लक्षण जो मूल में हैं, जैसे सार्वभौमिकता, यथार्थता का सर्वथा अभाव है। प्रबंध के सिद्धांत परिवर्तनीय एवं परिस्थितिजन्य होते हैं। अब हम उन विशेषताओं को समझेंगे जो विज्ञान में तो हैं परंतु प्रबंध में नहीं है। इसमें सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत विश्व के सभी क्षेत्रों देशों में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत विश्व के सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों का लागू होना या न होना उस देश की संस्कृति, संगठन का उद्देश्य इत्यादि पर निर्भर करता है। दूसरी विशेषता जो विज्ञान में है प्रबंध में नहीं है, वो है यथार्थता। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत वास्तविक होते हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों में यथार्थता का अभाव होता है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों में परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है। अतः प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसे अयथार्थ विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो यह इंगित करता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान की विशेषताओं की तुलना प्रबंध के सिद्धांत से करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में आता है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है।